राजस्थान में 7 विधानसभा में उपचुनाव हुआ, जिसके उसके रिजल्ट आने के बाद लगातार उसकी चर्चा होने लगी। पर कुछ सीट ऐसी है जिसकी चर्चा काफी तेज है, वो है खिवसर की सीट, जहां हनुमान बेनीवाल का गढ़ ढह गया। और ढाया किसने? भाजपा ने। कारण क्या क्या रहे और क्या क्या मुद्दे हैं, इस पर बात करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, खिवसर का गढ़ तो ढह गया, पर क्या ये प्रक्रिया पहले से शुरू थी? क्योंकि हनुमान बेनीवाल का कॉन्फिडेंस, या कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा हुआ। देखिए, सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हनुमान बेनीवाल ने रेवत राम डांगा को भी ज्योति मिर्धा की तरह ही हल्के में लिया, और यहाँ ही हनुमान बेनीवाल ने सबसे बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले तो हनुमान बेनीवाल को देखना यह चाहिए था कि रेवत राम डांगा पिछले चुनाव में महज 2000 कुछ वोटों से ही पीछे रहे थे। दूसरी चीज देखने वाली जो ये थी कि अब जो उपचुनाव है उस वक्त सत्ता बीजेपी की है। अब जब सत्ता बीजेपी की होती है तो वोटर के दिमाग में ये रहता है कि सत्ताधारी पार्टी के बंदे को अगर वोट देंगे तो हमारे काम जल्दी होंगे। ये दोनों फैक्टर्स रेवत राम डांगा के तो पक्ष में थे ही। तीसरा फैक्टर जो हनुमान बेनीवाल ने नजरअंदाज किया कि रेवत राम डांगा पूर्व में आरएलपी में ही थे, तो कई कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ाव था जो सीधा सीधा सामने से नहीं तो अंदर से रेवत राम डांगा के लिए काम कर रहे थे, और ये हनुमान बेनीवाल की सेना पहचानने में बहुत बड़ी चूक कर गई। ये तीसरा बड़ा कारण है। और चौथा और सबसे बड़ा जो कारण है, जिसको कहीं ना कहीं आज की डेट में हर कोई नजरअंदाज कर रहा है, वो कारण तभी पता चलेगा जब आप आरएलपी के अंदर में जाओगे। वो कारण ये था कि हनुमान बेनीवाल आरएलपी के अंदर अपने आप को ग्रो करने के अलावा किसी और का पॉलिटिकल करियर ग्रो करने की नहीं सोच रहे थे, और ऐसे में सारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मन के अंदर ये टीस लेके चल रहे थे कि इस पार्टी में बढ़ तो केवल हनुमान बेनीवाल ही रहे, नाम तो केवल उन्हीं का हो रहा है, और कोई कभी बढ़ भी सकता है या नहीं बढ़ सकता। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हर कार्यकर्ता में था, जिसको इनकैश करने का काम उमेदराम बेनीवाल के केस में हरीश चौधरी ने भी किया, रेवत राम डांगा के केस में बीजेपी ने भी किया, और भी ऐसे कई कार्यकर्ता थे जो अंदर से भरे बैठे थे। उनको कहीं ना कहीं रेवत राम डांगा ने अपने पक्ष में ले लिया। जिस चीज को समझ ही नहीं पाए हनुमान बेनीवाल, यहां अपने अलावा दूसरों को भी तवज्जो देना हनुमान बेनीवाल को समझना पड़ेगा, नहीं तो इसके आगे का सफर और ज्यादा बुरा और ज्यादा घातक हो सकता है। पर सरकार वाली अगर बात करें कि भाई सरकार है तो वोट दिया, तो ये फैक्टर दौसा में क्यों नहीं काम किया? ये फैक्टर राजकुमार रोत के गढ़ में क्यों नहीं काम किया? देखिए, दौसा एकदम अलग तरह का चुनाव था, और दौसा के चुनाव को अगर बहुत तरीके से समझा जाए तो समझा जाता है कि वहां कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर कि कांग्रेस ने गैर मीणा को खड़ा किया वहां पर, तो उससे जो मीणावाद हो रहा था उससे त्रस्त जो लोग थे वो कांग्रेस के पक्ष में आ गए। पहली चीज, सचिन पायलट ने पूरी ताकत लगा दी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो मीणा वोटर्स थे वो भी कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को तवज्जो नहीं दिए जाने से बहुत पहले से दुखी हैं। ना उनको सीएम बनाया, ना डिप्टी सीएम बनाया, ना मंत्री बनाया, इन सब चीजों से वो दुखी थे और वो चल रहे थे। तो उन्होंने ये समझा कि हम मीणाओं को भाजपा तवज्जो नहीं देती, हम इनको तवज्जो नहीं देंगे, तो यहां से मीणाओं के वोट नहीं आए। दौसा में जो दूसरे बड़ा कारण रहा वो ये कि दौसा जनरल सीट है। वहां के जिला अध्यक्ष शंकर लाल शर्मा हमेशा से ये सोच रहे थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, और वो इस बार टिकट की फहरिस्त में सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ऑलरेडी एक पद पर हैं। लेकिन फिर वो काम नहीं हुआ, तो उन्होंने कोई प्रचार प्रसार किया नहीं, और अब्दुल खान ने उनकी कार सेवा भी कर दी। तो जो जनरल वोट बीजेपी को मिलने ही वाले थे वो भी नहीं मिले, और ऐसे में फाइट बहुत टफ हो गई। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बाकी सारे चुनावों में से सबसे कम मार्जिन की जीत जो है
वो दौसाई है, महज 2000 कुछ वोटों से जीते। पर एक सवाल ये भी बनता है कि हमने पहले सुना था कि भाई वो टिकट मिलने की, अगर खिवसर में बात करें कि मिर्धा परिवार से किसी को दिया जाएगा, अचानक रेवत राम डांगा आते हैं, उनको टिकट नहीं, दिया जाता है। अचानक नहीं आते। रेवत राम डांगा को एक बार पहले भी टिकट मिल चुका है, 2000 वोटों से वो हारे हैं। और ज्योति मिर्धा को टिकट मिलना इस बार बनता ही नहीं था, क्योंकि वो लगातार 4-5 बार हार चुकी है। इतनी बार हार के बाद बीजेपी वापस रिस्क नहीं लेती। पर ये नाराजगी में भी तो बदल सकता है कि भाई आप चुनाव जीत गए, ज्योति मिर्धा परिवार की नाराजगी हो, शायद आप बगावत हो सके। नहीं, देखिए, मिर्धा परिवार में रिचपाल मिर्धा कई बार खुद बोल चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल तो अमर हो जाएंगे इलेक्शन जीते तो। और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये पता था कि हम इलेक्शन नहीं जीत पा रहे, लेकिन उनकी बड़ी दुश्मनी हनुमान बेनीवाल से है। वो अपने जीतने से ज्यादा बेनीवाल का हारना चाहते थे, चाहे वो कैसे भी हारे। इसलिए उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया कहीं ना कहीं रेवत राम डांगा को। और ये भी समझने वाली बात है कि कांग्रेस का जो पूरा नेटवर्क रिचपाल मिर्धा और मिर्धा परिवार ने बनवाया था, वो नेटवर्क भी बीजेपी के लिए काम किया, ये भी बीजेपी के पक्ष में रहा। तो यहाँ हनुमान बेनीवाल को हराना उनके लिए बड़ा मकसद था, खुद को जिताने से ज्यादा। इसलिए रेवत राम डांगा को उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। अब एक चर्चा और चल रही है कि भाई अगर पायलट दौसा के अलावा भी और विधानसभा में प्रचार करते तो शायद कांग्रेस की 1-2 सीट और बढ़ सकती थी। आप इस बात को समझिए कि पायलट को सहन करते करते कितना वक्त हो गया। पायलट ने अपने खिलाफ कांग्रेस के अंदर जो माहौल बन रहा है, और बार बार अशोक गहलोत रूपी उनके ऊपर जो कहीं ना कहीं पनौती बार बार डालती जा रही है कांग्रेस, उससे वो सहन कर करके पूरी तरह से उकता चुके हैं। इस बार भी चुनाव में वही हुआ। आखिरी मोमेंट पर चुनाव की सारी गतिविधियों की भागदौड़ से सचिन पायलट को हटा दिया गया और गहलोत को इन कर दिया गया। अब सचिन पायलट जबान से बोलकर खराब करने वाले नहीं है शख्स, वो बहुत ही दिमाग से काम करते हैं। उन्होंने बता दिया कि जो सबसे मुश्किल सीट है, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अपोजिशन में है, किरोड़ी लाल मीणा, उस सीट पे तो मैं जीत के दिखाऊंगा, ताकि पता चले कि पायलट जहां काम करता है क्या प्रभाव आता है। और जहां मैं चुटकियों में जिता सकता हूं, वहां मैं नहीं जितवाऊंगा, ताकि आलाकमान को सबक मिले कि क्यों गहलोत को लास्ट में डाला और क्यों लोकसभा चुनाव की तरह मुझे फ्री हैंड नहीं दिया। फ्री हैंड दिया था तो देखो मैं जितवा दिया। इसलिए झुंझुनू जो पूरी तरह से उनके हाथ में था, वो वहां गए ही नहीं। टोंक, जहां पर नरेश मीणा को उन्होंने पहले भी मनाया था बैठ जाने के लिए, इस बार भी आसानी से बना सकते थे, वहां वो गए तो बहुत कम गए। और वहां पर ऐसा कैंडिडेट जिसको कोई जानता ही नहीं कांग्रेस से खड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ये आलाकमान को सबक सिखाने के लिए भी एक कदम उठाया हो सकता है। और इसकी बहुत ज्यादा चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही है, क्योंकि आलाकमान ऐसे मानते नहीं है। कांग्रेस की आलाकमान समझाने से समझते नहीं है, उनको चोट ही खाकर समझ में आता है, कभी कभी तब भी नहीं आता। बिल्कुल। अब एक चर्चा और है कि भाई सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल है कि आजकल पर्सनल लाइफ के बारे में बोलना बड़ा आसान हो गया। हमने देखा कि हनुमान बेनीवाल को शेर चूहा की लड़ाई में कैसे फंसाया गया, और बेनीवाल का बयान कुछ सही नहीं था। इस मुद्दे पर क्या कहना है? देखिए, राजनीति का स्तर बयानबाजी के दौर में गिरता ही जा रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। लेकिन ऐसे में हमें सचिन पायलट सरी के नेताओं को समझना चाहिए रविंद्र सिंह भाटी सरी के नेताओं को, जो आगे बढ़ भी रहे हैं और मुंह को खराब भी नहीं कर रहे, कोई गलत बयानबाजी भी नहीं कर रहे, किसी के खिलाफ कुछ गलत बोल भी नहीं रहे। आपने सचिन पायलट का कोई भी भाषण में व्यक्तिशय किसी के खिलाफ बोलते हुए उनको नहीं सुना होगा, रविंद्र सिंह भाटी को नहीं सुना होगा, और दोनों ही प्रचंडता से लोकप्रिय है। यह समझने वाली बात है, गलत बयानबाजी से लोकप्रियता नहीं पाई जाती, एक क्षण के लिए पाई जाए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये इन दोनों शख्स से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, सभी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक तरफ जहां गिरती जा रही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिसाल बनते जा रहे हैं। उनसे समझेंगे, सीखेंगे तो राजनीति स्वच्छ ही होगी। बिल्कुल। अब लोकप्रियता की बात हो रही है तो बात कर ही लेते हैं हनुमान बेनीवाल के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनके भाषण वायरल होते हैं, बयानबाजी वायरल होती है, उसका असर तो हमको जमीन पर देखने को नहीं मिला। अगर मिला होता तो शायद आज हनुमान बेनीवाल की जीत होती। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि सोशल मीडिया पर जितनी चीजें दिखती हैं, उससे कई गुना ज्यादा चीजें वोट में जो तब्दील होने वाली होती है वो साइलेंट रहती है, और साइलेंट होकर सब कुछ देख रही होती है। तो ये ट्रोल आर्मी
माहौल एक हद तक बना सकती है, पर जो साइलेंट वोटर्स के दिल में है वो कभी कभी नहीं आ पाता बाहर, नहीं समझ पाते लोग, और ये बहुत दिक्कत देने वाली चीज होती है। वही हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ। ट्रोल आर्मी ने अपना पूरा काम किया, लेकिन लोगों के दिल में क्या था वो नहीं समझ पाए, और उसके कारण खिवसर में हार हुई। ये उदाहरण आपको पिछले बाड़मेर के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, जहां उम्मेदवार बेनीवाल के बारे में सोशल मीडिया पे लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन ग्राउंड पे बहुत बात थी, इसलिए वो जीत गए। इसका उदाहरण दौसा भी हो सकता है, क्योंकि दौसा में चर्चा बहुत ज्यादा थी किरोड़ी लाल मीणा की। दौसा में चर्चा किरोड़ी लाल मीणा की बहुत ज्यादा थी, किरोड़ी लाल मीणा के फैंस भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन आप अगर देखेंगे दौसा में भी तो लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे अगर, तो वो डीसी बैरवा के पक्ष में भी थे। और कहीं ना कहीं हर जगह आप देखिए, एक सुखद बात इस पूरे उपचुनाव में ये रही कि परिवारवाद पर एक बहुत बड़ी चोट की है। चाहे भाजपा का परिवार हो, कांग्रेस का परिवारवाद हो, या कहीं और का परिवारवाद हो, सबके सब खिवसर में रालोपा का परिवारवाद हो, सब पे चोट की है। न किसी की बीवी को जीतने दिया, न किसी के भाई को जीतने दिया, न किसी के बेटे को जीतने दिया। रामगढ़ में साफिया का बेटा हारा, तो बीजेपी के गढ़ दौसा में किरोड़ी लाल का भाई हारा। और कांग्रेस का देखा जाए तो बृजेंद्र ओला, जो अपने पिताजी के वक्त से यानी कि शीशराम ओला के वक्त से झुंझुनू पर एक तरफा राज कर रहे थे, उन शीशराम ओला का पोता बृजेंद्र ओला का बेटा बुरी तरह से, सबसे बुरी हार, 40,000 से बड़ी हार। और किससे हारे? वो भाजपा का कार्यकर्ता जो कई बार पहले हार चुका है, उनसे 40,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। तो समझने वाली बात यह है कि लोग अब परिवारवाद को नकार चुके हैं। कांग्रेस की आलाकमान पे बैठे टॉप लोगों को भी यह समझना चाहिए। हालांकि प्रियंका गांधी इस माहौल में भी 3 लाख वोटों से जीती है, ये एक अपवाद है, क्योंकि कांग्रेस में आलाकमान में लोग कोई समझदार व्यक्ति ढूंढ रहे थे, अब उनको मिल गया, तो उनको बम्पर जीत से जिता के भेजा है। अब प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस को आगे लीड लेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक सुखद मैसेज एंटी परिवारवाद का दिया है इस लोकतांत्रिक पूरे इसमें। बिल्कुल, अब जनता समझ चुकी है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, कैंडिडेट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी देश का विकास हो सकेगा। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।